हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन इंजीनियरिंग में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और स्पेशल गेस्ट सारांश गुप्ता, जिन्होंने गेट 2022 में ताबड़तोड़ यहां पर रैंक लेकर आए हैं, एंड दैट टू इन द थर्ड ईयर इटसेल्फ। And the rank that is scored by सारांश is 119। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं सारांश के बारे में कि वो कौन से कॉलेज से यहाँ पर बीटेक कर रहे हैं और कौन से शहर से ये है। तो सारांश, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इतनी बढ़िया यहाँ पर स्कोर लेकर आने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हमें सभी को, बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बताएं। थैंक यू सर, मैं अभी प्रेजेंटली आईआईटी बीएचयू से बीटेक कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, और मैं अभी प्रेजेंटली थर्ड ईयर में हूँ। मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। अच्छा। एंड अभी तो वाराणसी में। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है यार। ऑफ कोर्स अगर आप थर्ड ईयर में हो, दैट मींस इसके पहले तो कभी गेट दिया नहीं है, तो इस साल गेट थर्ड ईयर में गेट देने का मोटिवेशन कहाँ से आया? सर एक्चुअली हुआ क्या कि कोविड की वजह से क्लासेस सब बंद था, कॉलेज बंद था, तो घर में ऐसा कुछ काम नहीं मिल रहा था कि क्या करें। एंड सीधे मतलब मैंने सिविल इंजीनियरिंग इसलिए किया, मतलब नमेश जैन 2017 ऑल इंडिया रैंक, सर नमेश जैन भैया जो थे ऑल इंडिया रैंक 1 जो लाए थे, मतलब 11th क्लास में था, तब उनका फेम देख के मेरे को लगा नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, गेट करना है। तो इसलिए मैं पहले से ही था कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, तो मेरे को लगा व्हाई नॉट स्टार्ट इन सेकंड ईयर, तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मतलब लोग ये सोचते हैं कुछ नहीं करना, कुछ करने को बचा नहीं है, तो इसलिए गेट एग्जाम दे देते हम। अच्छा, चलो ठीक है यार। मतलब इसका मतलब इसके पहले कोई पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी गेट का तो नहीं है। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा और सवाल है यार, क्योंकि अभी कॉलेज चल रही है आपकी, तो कॉलेज में भी ऑफ कोर्स यार क्लासेस रहती है, तो क्लासेस के साथ साथ गेट की तैयारी मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं लगा बिल्कुल? हाँ सर, बट ऐसा था कि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, तो उसका कुछ बेनिफिट रहा कि मतलब आना जाना क्लासेस ऑनलाइन में थोड़ा कम ही अटेंड करते थे, और प्रैक्टिकल्स हुए नहीं थे, तो इतना लोड था नहीं कॉलेज का पर्सनली। और अभी जैसे थोड़ा बहुत रहता था, तो थोड़ा मैनेज किया था कि मैंने शिफ्ट डिसाइड कर लिए थे कि शाम को कुछ भी हो, मतलब कॉलेज के असाइनमेंट्स हो तो वो रात में हो जाएंगे, बट अभी ये टाइम गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही देना है, वही देना है। अच्छा अच्छा थोड़ा सा मैनेजमेंट। हाँ ठीक है कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ हाँ मैं सर, ऐसा कि वो हाँ आप बताइए सर पहले। चलो मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था यार, जैसे अभी मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा ये छोटा सा सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दिमाग में आता है कि ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए कि ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। तो अगर एक स्टूडियस स्टूडेंट जो सच में पढ़ सकता है, उसके लिए क्या, कौन सी वाली कोचिंग ज्यादा अच्छी रहेगी? सर आई थिंक जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो ऑफलाइन कोचिंग जा सके, बट तो फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करें। पर्सनली मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की और मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है, तो वो आपका पर्सनल लाइन पे है, आप जितने सीरियस हैं गेट इंजीनियर जो आपके पेपर के लिए, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई इशू नहीं आता है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा एक स्ट्रेटेजी एंड एक प्लान बनाएंगे तो फिर अपने आप लाइन पे रहते हैं। और जब रही बात ऑफलाइन की, तो मैंने जेई के टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग अटेंड की थी। एक डिफरेंस बस यही है कि ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा डिसिप्लिन टीचर्स मेंटेन करवा के रखते हैं, और ऑफलाइन कोचिंग में अपन को खुद से रखना है। बाकी इसका एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट ऑनलाइन कोचिंग का ये है कि आप किसी की वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। जैसे काफी बच्चे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो नहीं पूछ पाते सर से कि सर मेरे को ये डाउट है, या फिर मेरे को ये आप वापस पढ़ा दीजिए। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं। बाकी ये भी है कि आप किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं रात के टाइम पे पढ़ता था, बट रात के टाइम पे ऑफलाइन में कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। मेरे को वो इस मामले में बहुत सही लगा कि ऑनलाइन में मैं रात में पढ़ सकता हूँ। तो मेरे को इस मामले में पर्सनली आई थिंक कि मेरे को बेनिफिट हुआ। अगर ऑनलाइन नहीं आता तो बेसिकली मैं कॉलेज में रहता, तो ऑफलाइन में तो वो भी नहीं होता, तो कुछ बेसिक इट्स मतलब मेरे को तो बेनिफिट हो गया इस चीज का। एंड आई वुड पर्सनली सजेस्ट जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वो ऑनलाइन कोचिंग ले, ऐसा कोई इशू नहीं है। लोगों ने काफी बना रखा है कि ऑनलाइन कोचिंग्स आर नॉट गुड। आई डोंट थिंक इट्स अ कंसर्न अबाउट। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगा यार, जैसे अब ऑनलाइन में अब तो गेट यहाँ पर रैंक भी आ चुकी है, थर्ड ईयर में ही आ चुकी है, तो ये रैंक लाने के लिए कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे? सर मतलब मैं स्टार्ट कर चुका था दिसंबर 2020 से। अच्छा। दिसंबर 2020 से स्टार्ट कर चुका था, बट ऐसा था कि आई वाज वेरी मतलब आराम आराम से चल रहा है कि कभी 4 घंटे 5 घंटे, बट जब मैं सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया मैंने,
बाय 12 to 15 सितंबर उस टाइम पे मैंने सीरियसली स्टार्ट किया पढ़ना अच्छे से, जो 8 to 9 आवर्स ऑफ स्टडी होता है वहां से, उस टाइम से। बाकी उससे पहले दिसंबर से मैं पढ़ते आ रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आराम से 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ। अच्छा, मतलब लास्ट के जो 4 महीने थे उसमें आपने 8 से 9 महीने यस सर, पढ़ा है, 8 से और 9 उसके घंटे पहले पढ़ा है आप अच्छे दिन के से। 4 घंटे हाँ। पढ़ते थे। यस सर। अच्छा 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 अच्छा। और ऑनलाइन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, चलिए अब यहाँ पर तो जी सर। ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन इंजीनियरिंग में किस तरह से आपकी ये तैयारी में हेल्प करी है? सर ऑनलाइन इंजीनियरिंग हैज बीन अ बूम फॉर मी। उन्होंने काफी मदद की है मेरे को, इतना ज्यादा हेल्प किया है। पर्सनली आप मैं बताऊं तो मेरे फेवरेट टीचर आप ही रहे हैं। इट्स फ्रैंकली सेइंग दैट आपने जिस तरह थैंक यू। जियो टेक इंजीनियरिंग पढ़ाई, मेरे को काफी सब कुछ सही सही लगा। जैसे मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, जैसे मैं कॉलेज की क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें जो पाइल्स एंड फाउंडेशन, फ्रिक्शन पाइल्स वगैरह, बट जिस तरह आपने पढ़ा है फ्रॉम बेसिक, एंड वन मोर थिंग, आपका जो बोलने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, इट्स अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द टीचर्स। सो पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा मदद हुई। एंड जो मेरे को ऑनलाइन इंजीनियरिंग का वो काफी अच्छा लगा कि और जो ये लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराते हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और आजकल ट्रेंड यही चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो काफी ज्यादा वैसे हैं कि इनका ही लेके, जैसे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स का पेपर उठाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि जो प्रीवियस ईयर के रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे एक बार टीचर्स अपने तरीके से बता देते हैं, और जैसे आप भी अपनी क्लासेस में काफी बार करते हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चंस कराए तो आपके बाद उसके बाद ये भी बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन से बन सकता है। तो काफी थोड़ा सा वास्ट हो जाता है और काफी हेल्प करता है पर्सनली। और बाकी एक टीचर राज सर, जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाया, तो वो भी काफी अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाया। अच्छा, तो चलो बढ़िया पर्सनली है। थैंक यू सर फॉर नहीं, अभी तो और काफी अच्छी ज्यादा रैंक लानी है, इंप्रेसिव। अभी फाइनल ईयर में वापस से हमें यस सर, गेट श्योर कंप्लीट सर। करना है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, मेरा एक और छोटा सा यहाँ पर सवाल है, क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग तरह की डिमांड करते हैं कि सर आप क्या हमें सर? खुद ही के लिखे हुए नोट्स दे दीजिए, हैंड रिटन नोट्स हमें टीचर ओ। के मिल जाए तो, या इसके अलावा स्टूडेंट ही अगर खुद के नोट्स बनाता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। श्योर सर, जो अपन खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर रहते हैं कंपेयर टू जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे मैं पर्सनली बताऊं, मैंने एक सर्वेइंग जो टॉपिक था उसके मैंने हम्म नोट्स नहीं बनाए थे, एंड टू बी फ्रैंक मैंने नहीं बनाए थे, उसके हैंड रिटन नोट्स ले लिए थे। मुझे अभी भी उसमें प्रॉब्लम आती थी, जब तक लास्ट लास्ट तक में भी मेरे को सर्वेइंग में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे को उसके नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम आई उसमें। बट जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने खुद बनाए, एंड मेरे को डिफरेंस समझ में आ रहा था कि कितना फ्रूटफुल होता है वो टाइम स्पेंड करना ऑन नोट्स। और बात ये भी है, जब आप खुद से लिखते हो कुछ चीजों को, तो आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने जो लिखा है ये मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो हम्म। सब चीजें आप लिख लिख लिए हो तो ऐसा ये भी समझ में आ जाता है, हाँ ये मेरे को सब समझ में आ गया। जो नहीं समझ में आता उधर ही क्लियर हो जाता है कि ये पार्ट मेरा क्लियर नहीं है। अच्छा सो अच्छा, आई एक वुड और क्लियरली छोटा सजेस्ट कि सवाल है हैंड यहाँ रिटन पर नोट्स ही यार, होने बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली जी तुम्हारे सर। अंदर तो मेरे को वो डर देखने को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में, यस सर। जो मैं कॉल पे बात करता हूँ अधिकतर स्टूडेंट से, उनके मन में ये बहुत बड़ा डर रहता है कि सर गेट एग्जाम मतलब बहुत बड़ी हाई लेवल की एग्जाम हो गई, हमसे कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर होता है। तो उन स्टूडेंट्स को जी आप क्या सर। बोलोगे? सर आई वुड सजेस्ट, देखो ऐसा है कि जैसे जब मैं जेई किया था तो ऐसा मेरे को बचपन से वैसा डर नहीं था, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कि ये गेट ज्यादा ही टफ होगा। बट ऐसा रहता है ना काफी बच्चों के साथ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इट वुड सीरियसली हेल्प। आपके टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे तो आपको भी समझ में आएगा, नहीं यार इतना पॉसिबल है कि मैं भी गेट फोड़ सकता हूँ। सो हम्म मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट सीरीज में भी ऐसे कि पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर उसका टेस्ट दे रहे हैं। वरना वो डर बैठते जाएगा आपके दिमाग में कि यार मतलब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट उसका रीजन ये रहेगा कि आपने सब्जेक्ट सही से नहीं पढ़ा है। ये रीजन नहीं रहेगा कि गेट का पेपर टफ है। गेट का पेपर हम्म। पर्सनली इतना भी टफ नहीं होता है। मतलब अगर आप सही से शॉप में पूरे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो आई थिंक वो हो जाता है। अच्छा, चलो हाँ सो। बढ़िया। इसके अलावा और यहाँ पर एक और पार्ट आता है इम्पोर्टेंट, कि अगर गेट हम सिलेबस देखते हैं तो वो होते हैं 12 to 13 सब्जेक्ट्स। इतने सारे यस सब्जेक्ट्स को सर। एक साथ मैनेज करने के लिए किस तरह की रिवीजन ट्रिक्स आपने अपनाई थी यहाँ पर? अच्छा सर। सर जब मैं एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था तब मैंने ऐसा किया था कि दो दो सब्जेक्ट पहले ही चलाए थे। फिर उसके बाद जब मैं रिवीजन पे आया तो एक मतलब काफी जगह मैंने वो स्ट्रेटेजी देखी है, यूट्यूब पे भी काफी अच्छे से मिल जाएगी। मैंने क्या किया था कि अपने जो सारे सब्जेक्ट्स थे उनके सिलेबस लिख लिए, इंडिविजुअल टॉपिक्स लिख लिए थे। जैसे जियोटेक में पहले क्लासिफिकेशन हो जाता है, क्ले मिनरल्स हो जाता है, फिर उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरिटी, ये सब टॉपिक्स ऐसे ऐसे करके लिख लिए थे।
फिर उसके बाद ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिखे, एंड फिर उसके बाद एक एक टॉपिक हर एक एक सब्जेक्ट से उठाता गया। तो इससे हुआ क्या ना कि बेसिकली मैं बोर नहीं हुआ हर सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, कि ऐसा होगा कि अगर तुम रिवीजन में 2 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो इतना फ्रूटफुल भी नहीं होगा और तुम मतलब बोर हो जाओगे। पर्सनली मेरे को ये फील हुआ था, मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स के साथ करके देखा था। एंड रिवीजन में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जब अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते जा रहा था, उसके साथ साथ पहले दिन मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाते आ रहा था। लास्ट 1 महीने में वो बहुत काम आए। मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही लिखते हैं जो अपन को थोड़ा कम याद रहता है या कम समझ में आया होता है। तो मैंने वही वही चीजें फिर से पढ़ी, और टेस्ट पेपर्स देते देते समझ में आ गया था कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, तो उसको रिवाइज करते गए अपने मेन नोट्स से, एंड बस इतना ही। अच्छा, एक और बात, जैसे अभी यहाँ पर बोल रहे थे कि यस यार सर। टेस्ट सीरीज दे रहे थे तो समझ में आ रहा था कि यार ये रैंक आ सकती है, हाँ तो सर। मतलब क्या ये आपने एक्सपेक्ट करा था कि अराउंड 100 रैंक आ जाएगी यहाँ पर गेट में, बिफोर गिविंग द गेट एग्जाम, सर या फिर गेट एग्जाम जस्ट देने के सर बाद? नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे पास 2020 का गेट का पेपर नहीं था, मैंने एक बार भी देखा वो भी नहीं था। तो मैंने वो गेट का पेपर दिया था नियरली फर्स्ट टू 5 फरवरी के बीच में वो पेपर दिया था। एंड उसमें मेरे लगभग नियरली 80-81 मार्क्स आ रहे थे, जैसे मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे। तो आई थॉट कि हाँ मतलब आ सकते हैं थोड़ा, बट ऐसा है कि गेट का पेपर काफी डायनामिक है और 2-2 मार्क्स पे रैंक काफी लेवल पे खिसकती है। तो आई वॉज थिंकिंग कि इतना रैंक आ जाना चाहिए कि 50 to 150 200 के बीच में रैंक आ जाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये पहले से लग रहा था हमें। हाँ सर, लग रहा था मुझे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज पूछना चाहूंगा यार, अभी तो थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में क्या एक्सपेक्टेशन है अपने खुद के रिजल्ट्स के साथ? क्योंकि अगर पहले ही इतना एक्सपेक्ट कर लिया था तो ऑफ कोर्स अब आगे 1 साल बाद का तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इससे। तो नेक्स्ट ईयर सर क्या वही प्लान सर, है? सर नेक्स्ट ईयर प्लान तो वही है कि गेट फोड़ना है इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड लेट्स सी, काफी डायनामिक है, कभी भी मतलब ऐसा है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज अगर आगे देखेंगी तो मे बी शायद एमएस, मतलब 2-3 अपॉर्चुनिटी वो कैरियर साइट्स हैं, तो उनमें से कोई सा एक चूज करेंगे। बाकी सर आई एक्सपेक्ट कि मैं अपना बेस्ट दूं और जैसा रैंक आए इट्स फाइन। चलो बढ़िया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट में इधर एक सवाल पूछना चाहूंगा यार, अगर अपने जूनियर्स, यस सर। जो ऑफ कोर्स अभी और भी यहाँ पर काफी सारे जूनियर्स होंगे जो तैयारी करने का सोच रहे होंगे, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो यस कि सर। ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जो आपके ऑफ कोर्स सीनियर्स हैं, तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो भी यहाँ पर गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं? सर आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मतलब पहले से ना एक हुआ बना के रख देते कि यार 16 सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद 10 अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज करने जाएंगे तो 10 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। बट एक्चुअल स्टोरी वो नहीं है, मतलब हाँ ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट ज्यादा हैं, बट ऐसा है कि सब्जेक्ट्स भी छोटे छोटे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा बड़े हैं वो मैं मानता हूँ। बट ओवरऑल देखा जाए तो इतना टफ नहीं पड़ता, आप कंसिस्टेंटली अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो थिंग्स विल गेट इजियर विद टाइम। मतलब शुरू शुरू में तो मेरे को भी लगता था अरे यार 2 ही सब्जेक्ट्स किए 3 सब्जेक्ट्स किए, तो ये अब कैसे हो गए मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट। बट विद टाइम ये होते जाते हैं आराम से। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल देते रहिए, वो काफी फ्रूटफुल होती है। एंड एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, मतलब मैं क्या करता था कि संडे को आप पूरे अपने हफ्ते भर की स्ट्रेटेजी बना वो बना लेता था, प्लान बना लेता था कि मंडे को मैं एट द एंड ऑफ दिस वीक मेरे को इतना तो कंप्लीट करना ही है। एंड जो वो रहे मतलब इंडिविजुअल डेज की भी स्ट्रेटेजीज बनाता था कि हाँ एक दिन में इतना काम, जो भी मतलब विद टाइम आपको समझ में आ जाता है कि एक दिन में आप कितना कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे को काफी फ्रूटफुल रही। एंड तो एंड आई आल्सो हैव अ कॉपी जिसमें मैं क्या करता था कि और सो कॉल्ड स्टिकी नोट्स जो होते हैं उनमें लिख लेता था लाइक दिस कि इफ यू कैन सी लेक्चर 34 ये करना है, ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। अच्छा, हाँ हाँ। एंड उसको दीवार पे लगा देता था, एंड जो भी होता था उसको टिक मार्क कर लेते थे कि आज का मैंने अपना काम किया है। दैट गिव्स अ डोपामिन एंड इट फील्स लाइक कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। तो ये टाइम टू टाइम फील भी होता रहता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, वरना ऐसा होता है कि बिना स्ट्रेटेजी के वर्क करो तो फिर ऐसा लगता है कि हम पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोग जो भी यहाँ पर यस तैयारी कर रहे हैं उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए कि हमने आज के दिन में या सर। फिर पिछले एक हफ्ते में कितना आगे बढ़े हैं। अगर आगे बढ़ गए यस हैं तो सर। उसको हाँ। देखकर शायद थोड़ी खुशी होती है और वो मोटिवेशन हमेशा बरकरार रह जाता है। तो ये एक यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सीखने वाली बात थी कि हमको खुद को कैसे मोटिवेट रखना है यहाँ पर अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि एक लंबा सफर होता है इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। और उसमें जो मोटिवेशन है वो अगर आपका डाउन हो गया तो हो सकता है आप बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दे, शायद गेट के अलावा कुछ और जगह पे आप ज्यादा फोकस करने लगे। तो उसी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जो भी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर उस ग्रोथ को मेजर करते रहें,
चाहे आप छोटे छोटे इंटरवल्स में मेजर कर ले, दिन का आप टारगेट सेट कर ले, या फिर वीकली आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप करें, लेकिन उसको मेजर जरूर करें यहाँ पर, ताकि आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन ना हो। तो चलिए यहाँ पर सारांश, इसके अलावा अगर आप कुछ और यहाँ पर बोलना चाहते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर एक बार बोल सकते हैं। जी, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे अगर आप प्लान बनाते रखते हैं तो आपको पता रहता है हम गेम में हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ गेम कि आपको इतने टाइम में इतना काम करना है, मतलब करना है तो करना है। इट्स नेवर एन ऑप्शन कि आज का छोड़ देते हैं। बाकी जैसे आप अपना स्ट्रेटेजी बनाते जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए एंड उसमें अपना जो भी स्कोर है या फिर रैंक है उसको देखते चलिए, थोड़ा एग्जामिन करते चलिए कि किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो ये हेल्प करता है आगे के टाइम पे बहुत ज्यादा कि जब, हाँ, एंड लास्ट थिंग, जो एक चीज जो मैं वो हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो वो इट्स फाइन, मतलब जब लास्ट के 10 to 15 डेज रह जाते हैं तो आप उन टेस्ट पेपर्स को रिव्यू करना गलती से भी मत भूलिए, क्योंकि एक्चुअली उसमें आपकी वो सारी गलतियां हैं जो आप कर रहे थे और वही गलतियां हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। मतलब मैंने क्या किया था कि लास्ट 15 डेज में जो अपना टेस्ट पेपर्स उठाता था और उन टेस्ट पेपर्स को देखता था कि हाँ ये टॉपिक, एंड मेक श्योर करता था कि वो मेरा टॉपिक अब स्ट्रांग बन गया है, मतलब मैं उसको उसके उसके डाउट्स वगैरह जो भी हैं मेरे सब क्लियर हैं। एंड पर्सनली आई वांट टू थैंक सर कि हमेशा आप कांटेक्ट में रहे तो काफी हेल्पफुल रहा मेरे को। एंड जैसा भी टेस्ट सीरीज वगैरह, जो एक पॉइंट तो टेस्ट सीरीज का हो गया, दूसरी चीज हैव सम फ्रेंड्स एंड मतलब कि आपके फैमिली वगैरह से क्लोजली कांटेक्ट में रहें, क्योंकि वो है जो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। एंड एक अलग वाइब्स निकलती है उनसे बात करके, एंड समझ में आता है कि चलो इट्स फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। लाइक मेरे पास तो इतना प्रेशर नहीं था, बट जब जेई के टाइम की बात कर रहा हूँ तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि हाँ, मतलब जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज रहते हैं तो काफी हेल्प लगती है। सो आई कैन रिलेट कि जो भी गेट 4th ईयर या जो ड्रॉपर्स हैं, थोड़ा सा प्रेशर तो बना ही रहता है। तो मेरे हिसाब से तो उनको थोड़ा सा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, वो चीज काफी हेल्प करती है। एंड द थिंग इज, वो स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है तो प्लानिंग टू वो हमेशा काम आती है मतलब वो बहुत सही रहेगा अगर आप स्ट्रेटेजीज बनाते रहेंगे एंड पेपर पे लिख के अपने स्टिकी नोट्स की तरह उसको रखेंगे तो दैट्स ऑल। चलिए, खैर यहाँ पर इस सेशन को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ, एंड आशा करता हूँ कि अगले साल यहाँ पर सारांश हमारे साथ वापस से मिलेंगे एक और इससे और अच्छी रैंक के साथ। ना सिर्फ गेट बल्कि ईएससी में भी कोशिश करेंगे कि और अच्छी से अच्छी यहाँ पर रैंक हम प्रोड्यूस कर पाए। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले सेशन में इसी तरह के इंटरेक्टिव या फिर इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।